हो गया। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम चंदन कुमार झा है। एडुकॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल पे जेई मेंस, जेई एडवांस्ड और नीट की तैयारी होती है। इसमें फिजिक्स आप लोग को अजीत सर पढ़ा रहे हैं, जो अभी एसएचएम पढ़ा रहे हैं। मैथ्स में हम लोग अभी बाइनोमियल थ्योरम कर रहे हैं। आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम का लेक्चर नंबर 6 करेंगे। अभी हम लोग बाइनोमियल थ्योरम में कर रहे हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये मिडिल टर्म से डिफरेंट है। मिडिल टर्म फिक्स्ड होता है कि किस पोजीशन पे होता है, बेस्ड ऑन एन इज ऑड और इवन, जो हमने किया है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का एक अलग प्रोसीजर है। वी फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m इज n+1/1 प्लस मॉड x बाई वाई, और r जो है आपका वो m-1 से m के बीच में होता है, जो पिछले क्लास में हमने किया। उसी को आगे बढ़ाएंगे। कुछ हम लोग ट्रिविया और कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और उसमें जैसे है कि फाइंड द, वैसे जेई मेंस में अलजेब्रियाई कम आया है, बट फिर भी अलजेब्रियाइकली ग्रेटेस्ट टर्म, मैंने डिफरेंस आपको बताया था। इन एक्सपेंशन क्या है, 3 - 5x बाई 11 when x इज इक्वल टू 1/5। ठीक है। अलजेब्रियाई ग्रेटेस्ट टर्म आपको निकालना है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में क्या है, वी टेक मॉड, साइन से हमको मतलब नहीं है। बट अलजेब्रियाइक अगर बोलते हैं तो वी कंसिडर द साइन ऑल्सो। जैसे मैंने बताया था कि 5 इज ग्रेटर देन 4। अगर -5 और -4 को कंपेयर करें तो बड़ा कौन है, अलजेब्रियाइकली ये बड़ा है -4। बट अगर न्यूमेरिकली देखते हैं तो हम लोग सिर्फ मॉड लेते हैं, तो इस केस में ये जो है बड़ा है, तो ये नंबर बड़ा हो जाएगा। ये डिफरेंस आपको समझना होगा। तो तरीका है अलजेब्रियाइक ग्रेटेस्ट टर्म का कि सबसे पहले ये आप स्टेप समझ लीजिए। स्टेप 1 में फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, पहला स्टेप सेम है। ठीक है। क्या तरीका होता है, m क्या होता है, n+1/1 प्लस मॉड x बाई वाई। हमारे केस में n कितना है, जो पावर है, तो 11 + 1 12, 1 प्लस मॉड x, x मतलब पहला टर्म, दैट इज 3 बाई y, y इज -5x। अब x कितना है, 1/5। तो x अगर 1/5 है तो 5x कितना हो जाएगा, x इज 1/5, तो 5x इज 1, तो ये हो जाएगा -1। दैट इज इक्वल टू 12 बाई मॉड -3 इज 3, 3 + 1 इज 4, तो ये आ गया 3। तो m आ गया आपको 3। तो r का क्या होता है, m से इधर m-1, m कितना है 3, तो 3 - 1, 2 से लेके 3 के बीच में कितने वैल्यू हो जाएंगे r के, 2 भी हो सकता है और 3 भी, 2 भी और 3 भी। तो जो r आता है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है, r प्लस फर्स्ट टर्म होता है। तो यहाँ 2 और 3 है, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म r+1 एंड 3+1 फोर्थ। तो ये दोनों टर्म जो होगा, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म, ये दोनों न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होगा, दोनों। दिस टू विल बी सेम। ठीक है। लेकिन अब आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में कौन सा अलजेब्रियाइकली भी ग्रेटेस्ट होगा। तो आप दोनों का वैल्यू निकालिए, दोनों का वैल्यू निकालिए। अब देखिए कौन बड़ा है, तो t थर्ड क्या लिखते हैं, t2 + 1, tr+1, तो NCR, तो 11 r है 2, 11c2 x, x मीन्स 3 टू द, क्या होता है NCR, x टू द पावर n-r, तो 2 n माइनस से 5x टू द पावर r, दैट इज 2। ये हो गया t3। जनरल टर्म हम लोग t4 को लिख सकते हैं 3 + 1, तो 11c3, 3 टू द पावर 8 माइनस 5x टू द पावर 3, और x कितना लेना है, 1/5। तो अब आप ध्यान से देखिए, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, t3 11c2 3 टू द पावर 9 एंड x इज 1/5, तो 5x इज 1, तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो गया। ये देखिए 11c3 3 टू द पावर 8
और यहाँ पे देखिए -1 का क्यूब हो जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो देखने में ही आपको लग रहा है कि T4 जो है वो निगेटिव है और T3 जो है वो पॉजिटिव है। तो अलजेब्रियाइकली कौन बड़ा हो गया? T3, क्योंकि T3 इज पॉजिटिव एंड T4 इज निगेटिव, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन निगेटिव नंबर। तो जब भी अलजेब्रियाइकली निकालते हैं तो पहले हम लोग न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म ही निकालते हैं। 2 टर्म आ गया अगर, तो दोनों को चेक करेंगे। अगर एक ही टर्म आया, मतलब r का अगर सिंगल वैल्यू आता, जैसे r आता मान लीजिए आपको 3 सिंगल वैल्यू, तो कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट होता? 4th। तो जब एक ही टर्म आता आपको, उस केस में हम लोग जो टर्म आया वो उससे एक पहले और उससे एक बाद, मतलब अगर 4th टर्म आया तो उससे एक पहले मतलब 3rd टर्म, उससे एक बाद मतलब 5th टर्म, दोनों को चेक करते और जो अलजेब्रियाइकली ग्रेटेस्ट होता वही हमारा आंसर होता। ठीक है, यहाँ पे तो चूंकि 2 वैल्यू आए तो दोनों को चेक करते हैं, अगर एक वैल्यू आता है तो उसके आगे और पीछे वाले को चेक करते हैं। ठीक है, चलिए, तो अभी तक हमने टर्म्स के बारे में पढ़ा। मैंने कल बताया था कि जब भी कोफिशिएंट सिर्फ पूछे, ओनली कोफिशिएंट, तो हम लोग क्या करेंगे? x और y का वैल्यू 1 रख देंगे, x और y का वैल्यू 1 रख देंगे। जैसे 1-2 क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फाइंड द टर्म which has numerically greatest coefficient in expansion है 3x minus 2 to the power 3x minus 2 to the power 21। देखिए इसमें x का वैल्यू नहीं देगा वो, क्योंकि हमको सिर्फ फोकस क्या करना है, कौन सा टर्म होगा जिसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। 3 चीज है, बाइनोमियल कोफिशिएंट और टर्म। टर्म का हमने तरीका बताया। बाइनोमियल कोफिशिएंट में हमेशा जो मिडिल टर्म होता है, जैसे अगर n 10 है तो 10c5 विल बी मैक्सिमम, n 11 है तो 11c5 and 11c6 बोथ विल बी मैक्सिमम। बट कोफिशिएंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे। क्यों रखते हैं वो भी मैंने पिछले क्लास में बताया था। x और y 1 रखने से वो टर्म 1 हो जाएगा। तो पहले हम लोग वी विल फोकस ऑन न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। कैसे निकालते हैं कोफिशिएंट? सेम लॉजिक है, m निकालिए। m क्या होता है? n+1 बाई यही होता है। ठीक है, n कितना है हमारा? 21, तो 21 + 1 22, 1 प्लस x, x मतलब पहला टर्म 3x, y मतलब दूसरा टर्म -2। अब यहीं पे आपको ध्यान देना है, दिस इज द स्टेज जहां आपको x को 1 रखना होगा, x को 1 रखना होगा। तो ये कितना हो गया? 22 1, तो एक 1 हो गया, तो 3/-2 दैट इज 3/2, तो 22/5/2, तो ये 2 यहां चला गया, तो 44/5 ये हो गया 8.8। तो m का वैल्यू इस तरह निकलेगा बाय पुटिंग x बराबर 1। ये हमेशा आप ध्यान दीजिए जब भी कोफिशिएंट की बात हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है? r m -1 से m के बीच में। m कितना आया? 8.8, 8.8 -1 7.8। तो r का कितना वैल्यू आया? r इज ऑलवेज होल नंबर, r कितना आ जाएगा? 8। तो r का वैल्यू आ गया 8, r का वैल्यू आ गया 8। तो अगर r 8 है तो किस टर्म का कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा? r+1 दैट इज 8+1 मतलब 9th टर्म। क्योंकि r 8 आया, हमेशा हम लोग r+1 को मैक्सिमम लेके चले थे शुरू से। तो r चूंकि 8 आया तो 9th टर्म जो होगा वो हमारा मैक्सिमम कोफिशिएंट देगा, टर्म नहीं। क्यों? क्योंकि हमने x को 1 ले लिया है। ठीक है, तो आंसर विल बी 9th टर्म। पूछ रहा है ना फाइंड द टर्म, तो आंसर विल बी 9th टर्म। चलिए
बहुत क्वेश्चन में होगा कि ठीक है 9th टर्म है, बट है क्या, कोफिशिएंट का वैल्यू पूछेगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो एक बार जब आपको ये पता चल गया कौन सा टर्म है, 9th टर्म है, तो जनरल टर्म आपको पता है, आप उससे उसका वैल्यू निकाल लीजिएगा। चलिए, फाइंड द ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 + 2x/3 1 + 2x/3 टू द पावर 15। ठीक है, देखिए सेम क्वेश्चन है, बट इसमें वो कोफिशिएंट का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कैसे निकालते हैं, m बराबर n + 1/1 + mod x/y। तो n कितना है 15, तो 15 + 1 16 x/y, x मतलब पहला टर्म, एंड y कितना है 2x/3, तो 3 ऊपर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, x की जगह 1 रखेंगे, क्योंकि ये ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पूछ रहा है। x की जगह अगर 1 रख देंगे तो क्या हो गया, 1 + 3/2 दैट इज 16/5/2, तो 2 ऊपर चला गया, तो 32/5 दैट इज 6.4। ठीक है, m का वैल्यू आया। तो हमारा r क्या होता है, m-1 दैट इज 5.4 से लेके 6.4 तक। तो r का क्या वैल्यू आ जाएगा, 6। इसके बीच में एक ही नंबर है जो नेचुरल नंबर है 6, तो r मतलब आ गया हमारा 6। तो अगर r 6 आ गया तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट किस टर्म में आएगा, r + 1 दैट इज 7th टर्म। तो 7th टर्म विल हैव न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अब बोल रहा उसका वैल्यू बता दो, तो बेसिकली इस एक्सपेंशन में 7th टर्म का वैल्यू आप बता दीजिए। तो क्या होता है, TR + 1 इज NCR, ये होता है। तो हमसे पूछ रहा है T7, मतलब R कितना हो गया 6, N कितना है 15, तो 15 से 6, X मतलब पहला टर्म दैट इज 1 टू द पावर n-r, तो 15 में 6 गया 9, Y इज दूसरा टर्म, तो 2x/3 टू द पावर r है 6। सो दिस इज योर आंसर। और x कितना रखेंगे, क्योंकि कोफिशिएंट निकाल रहे हैं हम, तो कोफिशिएंट के लिए हम लोग x 1 रखेंगे, तो ये हो गया 1, तो 2/3 टू द पावर 6। तो आंसर विल बी 15c6 2/3 टू द पावर 6। यही न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट होगा। ठीक है, क्यों x 1 रखते हैं और y 1, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल x है, क्योंकि वो रखने से हमको x और y वाला टर्म एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, तो हमने ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट भी देखा, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट भी देखा x 1 रख के, ग्रेटेस्ट टर्म भी देखा, तीनों पे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेकेंड लार्जेस्ट टर्म। ये बहुत बच्चे देख के कंफ्यूज कर जाएंगे। सेकेंड लार्जेस्ट टर्म इन एक्सपेंशन क्या है, 4 + 5x टू द पावर 20 व्हेन x इज इक्वल टू 1/3। देखिए x का वैल्यू वो हमेशा दे देगा जब वो टर्म पूछ रहा है, तो क्योंकि टर्म लिखने के लिए यू मस्ट नो द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, बट यहां पे लार्जेस्ट नहीं बोल रहा है, सेकेंड लार्जेस्ट बोल रहा है। तो आप अगर याद कीजिए, वी स्टडीड पास्कल्स ट्रायंगल, जिसमें हम लोग कोफिशिएंट्स को अरेंज किए थे। अब कोई भी एक्सपेंशन कीजिए तो पहला कोफिशिएंट क्या होता है, NC0, फिर NC1, फिर NC2, फिर NC3 डॉट 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 बढ़ते जाता है। तो आप देखोगे कि इसका वैल्यू हमेशा बढ़ते जाएगा। जैसे मान लो आप ऐसे सोचिए, 10C0, 10C1, 10C2, 10C3, ये बढ़ते जा रहा है, इसका वैल्यू 1 है, इसका 1 से ज़्यादा हो जाएगा, इसका इससे भी ज़्यादा, इसका इससे ज़्यादा, इंक्रीजिंग है। एक जगह आएगा 10C5, ये मैक्सिमम वैल्यू होगा। हमने बोला भी था कि मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये इसका हाफ होना चाहिए, या अगर ये ऑड है, अगर ये 9 होता तो 9C4 और 9C5 दोनों, फिर यहाँ से घटते जाएगा और लास्ट में आएगा 10C5।
यही पैटर्न होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट का। तो इसका मतलब अगर आपको ग्रेटेस्ट टर्म मिल गया, मान लीजिए सपोज ये ग्रेटेस्ट टर्म है फॉर एग्जांपल, ठीक है, कोफिशिएंट नहीं ये ग्रेटेस्ट है बट टर्म की बात हो रही है, तो सेकंड लार्जेस्ट या तो इससे जस्ट पहले वाला होगा या इसके जस्ट बाद वाला होगा, क्योंकि जो पैटर्न होता है उसका वो हमेशा बढ़ते हुए रहता है। इसका मतलब अगर ये 10 मान लीजिए इसका वैल्यू 10 है तो इससे पहले वाला इससे जस्ट कम होगा और इसके बाद वाला भी इससे जस्ट कम होगा, क्योंकि ग्रेट पहले आप निकाल लीजिए न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म, उसके बाद एक पहले वाला या तो चेक कीजिए या एक बाद वाला, उन दोनों में जो भी बड़ा हो वही सेकेंड लार्जेस्ट टर्म होगा। तो इसमें भी पहले हम लोग वही निकालेंगे कि ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो क्या होता है m बराबर n प्लस n कितना है 20, तो 20 प्लस 1 21 बटा 1 प्लस मॉड x, x मतलब पहला टर्म, y मतलब दूसरा टर्म, और x का वैल्यू कितना है 1/3, 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 5/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 21 बटा 1 प्लस 12 बटा 5, तो ये कितना हो गया 21 बटा 5 बटा 5 प्लस 12 17 बटा 5, तो 5 ऊपर चला गया, 21 गुने 5 105 बटा 17, तो कितना हो गया 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट समथिंग, m आ गया 6 पॉइंट समथिंग। तो r क्या होता है, मान लीजिए 6.2 ले लिया हमने, डजंट मेक डिफरेंस, 6.2, तो ये 5.2 से 6.2 के बीच में तो एक ही वैल्यू आएगा दैट इज 6, तो r का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। तो अगर r 6 है तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है r प्लस 1, ठीक है, मतलब 6 है तो 6 प्लस 1 दैट इज 7, मतलब T7 विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ये तो, लेकिन ये पूछ रहा है सेकंड ग्रेटेस्ट, तो या तो T6 या तो T8, या तो T6 या T8, यही दोनों में एक होगा, इसके एक बाद वाला या पहले वाला, ठीक है। तो T6 का वैल्यू हम लिख के देखते हैं क्या होता है, यू नो द फॉर्मूला, मैं यहाँ फिर से लिख रहा हूँ, TR प्लस 1 इज NCR x टू द पावर n माइनस r y टू द पावर r, तो T6 R 5 हो गया, तो 20C5, 20C5, x मतलब पहला टर्म दैट इज 4, n माइनस r तो 20 में 5 गया 15, दूसरा टर्म 5x टू द पावर 5, और x कितना है 1/3, तो 20C5 4 टू द पावर 15, ये 5/3 टू द पावर 5, एंड T8 अगला आप देखिए, ये क्या हो जाएगा T7 20C7 x इज 4 13 5/3 टू द पावर 7, तो बेसिकली ये है T6 और T8। अब इन दोनों में कौन बड़ा होगा, एक तो वैल्यू निकालिए, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। हमेशा जब दो नंबर, दो पॉजिटिव नंबर में आपसे पूछ रहा है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है, वही आंसर होगा, तो आप क्या कीजिए दोनों का रेशियो ले लीजिए, दैट इज T8 बाई, रेशियो क्यों लेंगे, रेशियो में आप ध्यान दीजिए मोस्टली चीज इलिमिनेट हो जाएगा, तो T8 वाला पहले लिख रहे हैं, तो 20T7 4 ये 5/3 टू द पावर 7, T6 में क्या है 20C5 4 टू द पावर 15 5/3 टू द पावर। अब ध्यान से देखिए इन दोनों का आप रेशियो देखिए, ये क्या हो गया 20 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 13 फैक्टोरियल, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा 5 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल बाई 20 फैक्टोरियल, 4 पे 13 है और 15 है, तो इफेक्टिवली क्या हो गया 4 स्क्वायर, यहाँ 13 है यहाँ 15 है। अब ये देखिए 5/3 पे 7 है और ये 5 है, तो ये हो गया 5/3 पे स्क्वायर, ठीक है। तो 20 से 20 कट गया, अब देखिए 13 है और ये 15 है, तो 15 गुने 14, 5 है और 7 है, तो 6 गुने 7, और ये कितना हो गया 5 स्क्वायर 25 बटा 9 और ये 16, दिस इज द आंसर। तो ये देखिए 7 14 तो 2 हो गया, 2 6 3 हो गया, तो 15 बटा 3 5, ये हो गया 5, तो 125 बटा 144 विच इज लेस देन 1। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो
तो अगर लेस देन 1 है मीन्स T8 बाई T6 इज लेस देन 1, मतलब T8 इज लेस देन T6, मतलब T8 इज लेस देन T6। तो कौन बड़ा हो गया? T6। इसका मतलब T7 मैक्सिमम था और सेकंड मैक्सिमम हो जाएगा T6, दैट इज सिक्स्थ टर्म। ठीक है, लेट मी चेक। तो T6 इज सेकंड मैक्सिमम। ठीक है, तो जब भी सेकंड मैक्सिमम पूछे तो पहले ये निकाल लीजिए मैक्सिमम कौन सा है, उससे एक पहले या एक बाद में, और दोनों को बेटर है कि रेशियो में निकालिए। रेशियो में क्या है? एनसीआर वाला टर्म बहुत हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है। चलिए, वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, फिर उसके बाद हम लोग कुछ PYQs करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है अब जो करने जा रहे हैं, बट हाँ थोड़ा सा इसमें इनइक्वालिटी, थोड़ा सा कंसेप्ट यूज होगा। चलिए, हर टाइप का क्वेश्चन में गिवन दैट फोर्थ टर्म इन एक्सपेंशन ऑफ 2 + 3x/8, 2 + 3x/8 to the power 10 has maximum numerical value। मतलब बेसिकली ये बोल रहा है कि फोर्थ टर्म जो है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है। ये ऑलरेडी गिवन है, इसमें ऑलरेडी ये दे दिया है कि फोर्थ टर्म जो है वही इसका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द रेंज ऑफ x। ठीक है, मतलब ये जस्ट रिवर्स है। अभी तक हमको क्या है, आपको x का वैल्यू दे देता था और पूछता था कौन सा टर्म ग्रेटेस्ट होगा। यहां हमको ये बता दिया कि ग्रेटेस्ट टर्म फोर्थ है। अच्छा ये देखिए, अगर r का जो भी वैल्यू आता है, मान लीजिए 5 या 6, तो ग्रेटेस्ट टर्म क्या होता है? r+1। तो अगर यह ग्रेटेस्ट टर्म 4 है, इसका मतलब r मेरा कितना आएगा? 3। ये क्लियर है? अगर r3 आएगा तभी ना r+1 ग्रेटेस्ट टर्म होगा। तो r+1 4 है तो r3। अब हमको देखिए क्या होता है, m बराबर n+1/। ठीक है, एक बार पॉज कर दीजिए, हो गया? चलिए, तो m कितना होता है? n+1/1 + mod x/y। मतलब n हमारा कितना है? 10, तो 10 + 1 11/1 + mod x, मतलब पहला टर्म 2, y मतलब दूसरा टर्म है 3x/8, तो 8 ऊपर चला जाएगा ये। ठीक है, मतलब ये फिर से लिख दूं, 11/1 प्लस कितना हो गया? 8 2 16, 16/3 mod x। पूरा मॉड क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 16 ऑलरेडी पॉजिटिव है, 3 ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो दिस इज द फाइनल थिंग। ठीक है, अब देखिए क्या होता है रिजल्ट। r हमेशा m से लेके m-1 के बीच होता है, m-1 से m के बीच में। m हमारा इतना है, तो 11/1 प्लस 16/3 mod x, ये m, और r कितना है? 3। m कितना है? 11/। तो दिस इज योर इनइक्वालिटी। अब इसके आगे बाइनोमियल नहीं है। अब यहां पे आएगा आपको दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करना होगा। पहले हम लोग इसको करेंगे, फिर हम लोग इसको करेंगे। तो देखिए, पहला 11/1 प्लस 16/3 mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्यों? -1 लेस देन इक्वल टू 3 है, तो ये उधर चला जाएगा, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे तो ये लेस देन इक्वल टू 4 हो गया। अब क्या करते हैं, जो ये पॉजिटिव नंबर है दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 ग्रेटर देन 4 1 प्लस 16/3 mod x। 4 से डिवाइड कर देते हैं तो 1 प्लस 16/3 mod x, ये जो था ये ग्रेटर देन इक्वल टू था 11/4। तो 16/3 mod x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 11/4 -1, तो 7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, चूंकि सारा पॉजिटिव है, तो 16 चौके 64 इज ग्रेटर देन 21 mod x। तो mod x इज लेस देन 64/21।
ये कहीं और कटेगा 64 टू नहीं, ठीक है। तो मतलब एक हमको ये आ गया, mod x इज लेस देन इक्वल टू 64/21, ठीक है। चलिए एक बार वैल्यू मैं चेक कर लूँ, वैसे कैलकुलेशन में एरर नहीं हुआ होगा, आई एम श्योर। mod x इज लेस देन इक्वल टू 64/21। अब हमने जब इसको किया, अब इसको करिए, उससे एक आएगा आपको। ये mod x लेस देन इक्वल टू है, वो ग्रेटर देन आएगा। ये कितना है 11/1 प्लस 16/3 mod x, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई कर दिए इससे, 11 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 1 प्लस 16/3 mod x। 3 से डिवाइड कर दिए, 11/3 इज ग्रेटर देन 1 प्लस 16/3 mod x। तो 16/3 mod x इज लेस देन इक्वल टू 11/3 माइनस 1, तो माइनस 3/3, 8/3। तो 48 इज लेस देन इक्वल टू 24 mod x। तो mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो इससे आ गया mod x 2 से या 2 से बड़ा होगा, 2 या 2 से बड़ा, और इससे छोटा होगा। तो फाइनल क्या हो गया, mod x इज लेस देन 64/21 बट ग्रेटर। सो दिस इज द रेंज ऑफ x, ठीक है। दिस इज द रेंज ऑफ x। ये mod x में आया है, आपको ये अच्छे से पता है। अगर mod x लेस देन इक्वल टू 4 है तो x क्या होता है, -4 से 4। तो अगर नंबर लाइन पे आप देखिए, ये 2 है, ये 64/21 है। तो अगर mod x इसके बीच में है तो x जो है दिस एज वेल एज -64/21 से -2 के बीच में होगा। बट mod x में आप ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मॉडुलस इनइक्वालिटी हमने 1-2 क्लास बड़े अच्छे से लिया था, यू कैन गो बैक एंड रेफर, ठीक है। चलिए, तो फाइनल आंसर ये है। अब हम लोग 2 PYQ करेंगे जो रिसेंट के क्वेश्चंस हैं, एंड देन वी विल वाइंड अप द क्लास। ये आया है 24 जनवरी 25, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन है फॉर सम n नॉट इक्वल टू 10, ये दे दिया है n 10 नहीं है, लेट कोफिशिएंट of 5th, 6th, 7th term of 1 plus x to the power n plus 4 are in AP, then largest coefficient in 1 plus x to the power n plus 4 is ऑप्शन A 35, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 17। ये बहुत जेनरिक टाइप का क्वेश्चन है कि जहां कोफिशिएंट को ये बोल देगा एपी में है, ठीक है। तो हम लोग पहले सारा कोफिशिएंट लिखते हैं। कौन कौन सा टर्म है, 5th, 6th, 7th है ना, 5th, 6th, 7th। तो पहले 5th की बात करें, T5 याद कीजिए, TR+1 इज, मैं एक बार लिख भी देता हूं, यहाँ पहले लिख देता हूं, TR+1 is NCR x to the power n minus r y to the power। तो T5, R कितना डालेंगे 4, तभी 4 + 1 5 होगा, तो R डाल रहे हैं 4। और n क्या है, जो n पावर होता है पूरा, तो n + 4 C R इज 4, x मतलब पहला टर्म, तो पहला टर्म तो 1 है, 1 पे कुछ भी रखिए नहीं दिक्कत। दूसरा टर्म है y मतलब ये वाला टर्म x, और r बेसिकली वही पावर होता है जो यहाँ है, तो x to the power 4, ठीक है। तो T6 सिमिलरली n + 4 C 5 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ x to the power 5 हो जाएगा, ठीक है। T7 तो n + 4 C 6 हो जाएगा, x to the power 6 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कि इस टर्म का जो कोफिशिएंट्स है वो AP में है, तो इसका कोफिशिएंट कितना होगा, इतना दूर, कोफिशिएंट मतलब x वाले टर्म को हटा के, तो इसका मतलब ये तीनों, दैट इज n + 4 C4, n + 4
C5 n प्लस 4 C6 इट इज इन AP। तो 3 टर्म AP में होता है तो क्या होता है, इफ A B C आर इन AP तो B उसका अरिथमेटिक मीन हो जाता है, मतलब बीच वाला टर्म दिस प्लस दिस बाई 2। तो बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई बीच वाला टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ दिस 2। ठीक है, बस अब इसको आप एक्सपेंड कीजिए 2। अब ये देखिए n प्लस 4 फैक्टोरियल क्या होता है, NCR, मैं फिर लिख रहा हूं यहां पे, NCR होता है n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस। तो पहले n फैक्टोरियल मीन्स ऊपर वाला डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल और फिर दिस माइनस दिस, तो n प्लस 4 माइनस 5 तो n माइनस 1। इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस 4 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और माइनस करेंगे तो n प्लस 4 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल और जब माइनस करेंगे तो ये। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सिंपल है, सबसे पहले तो n प्लस 4 फैक्टोरियल को हटा दीजिए। ठीक है, तो नीचे क्या आ गया 2 बाई 5 फैक्टोरियल n माइनस 1, यहाँ से हटा दिए तो 1 बाई 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 बाई 6 फैक्टोरियल n माइनस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए ये n माइनस 1 फैक्टोरियल है, ये n फैक्टोरियल है, ये n माइनस 2 फैक्टोरियल है। सबसे बड़ा कौन सा है, ये, उसके बाद n माइनस 1 फिर n। तो अगर हम सभी को n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें n फैक्टोरियल से तो ये क्या हो जाएगा 2। अच्छा एक बार लिख ही देते हैं, n फैक्टोरियल से करेंगे तो ये तो हट जाएगा, ऊपर में n फैक्टोरियल। अब आप ध्यान से देखिए, अब आप ध्यान से देखिए n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल क्या होता है n मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये सिर्फ n बचेगा। 5 फैक्टोरियल मान लीजिए, चलिए ठीक है, 1 बाई 4 फैक्टोरियल। अब देखिए यहां n माइनस 2 है तो दैट इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1, उसके बाद n माइनस 2 फैक्टोरियल आएगा, तो n इंटू n माइनस 1 बाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, चूंकि n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 डॉट डॉट डॉट, दैट कैन बी रिटन इन n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल और n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब अगेन सबसे बड़ा 6 फैक्टोरियल है, 4 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है, हम दोनों तरफ 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, बस स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूं, 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, उसको करेंगे तो ये तो पूरा कट जाएगा। हमने 6 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दी। अब देखिए 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल कट गया तो बचेगा 6 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, तो दैट कैन बी रिटन एज 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 30। अब ये क्वाड्रेटिक हो गया, 6 गुने 2 12n बराबर n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 30, तो n स्क्वायर माइनस 13n प्लस 30 बराबर 0। ये तो इजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा, माइनस 10 माइनस 3, तो n माइनस 10 n माइनस 3, तो n का 2 वैल्यू आ गया 3 और 10, बट क्वेश्चन में दे दिया था कि n 10 नहीं है, तो मतलब n का वैल्यू आ गया आपको, n का वैल्यू आ गया आपको 3। ठीक है, ठीक है, फाइनली n का वैल्यू आ गया 3। चलिए यही इसका सॉल्व करने का था कि n का वैल्यू क्या होगा, तो n हमको आ गया 3। चलिए अब क्या पूछ रहा है, लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन दिस, तो 1 प्लस एक्स, n है 3 तो 3 प्लस 4 7। इसमें आपसे पूछ रहा है लार्जेस्ट कोफिशिएंट, 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 में पूछ रहा है लार्जेस्ट कोफिशिएंट। एक तो मैंने आपको बताया था लार्जेस्ट कोफिशिएंट निकालने का तरीका, आज हमने 2 क्वेश्चन किया था x1 रख के। इस केस में वो भी करने की जरूरत नहीं है, जब 1 प्लस एक्स है, इसका मान लीजिए कोई भी आप टर्म लिखना चाहें तो क्या होगा, 7CR, x मतलब पहला टर्म, 1 पे कुछ भी देंगे 1 ही रहेगा, उसको हटाइए तो x टू द पावर r।
ये होगा। तो ऑब्वियसली इसमें क्यों इजी हो जाता है, क्योंकि 1 और x है, तो जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वही नॉर्मल कोफिशिएंट होगा। जो बाइनोमियल को ध्यान से देखिए, बाइनोमियल कोफिशिएंट इसमें 7CR है और नॉर्मल कोफिशिएंट भी 7CR है, ठीक है, क्योंकि इसके अलावा सिर्फ 7CR है, देयर इज नो अदर टर्म्स। तो 7CR यहां बाइनोमियल कोफिशिएंट भी है और नॉर्मल कोफिशिएंट भी है। तो आपको बेसिकली पूछ रहा है 7CR का मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए ऑड है, NCR कब मैक्सिमम होता है, जब ये इसका या तो हाफ हो, अगर ये इवन है तो, और अगर ऑड है जैसे 7 है तो दो वैल्यू लेगा, 7C3 और 7C4। तो 7C3 या 7C4 दोनों का वैल्यू सेम होता है। 7C3 इज इक्वल टू, अब इसका वैल्यू देख लीजिए, 7 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल बड़ा है 4, तो 4 तक एलिमिनेट हो जाएगा, तो 7 इंटू 6 इंटू 5, उसके बाद तो 4 फैक्टोरियल होगा, इससे कट गया, 3 फैक्टोरियल 6 कट गया, 7 गुने 5 35, तो 35 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर n में बाइनोमियल कोफिशिएंट और नॉर्मल कोफिशिएंट सेम हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमने एक क्वेश्चन इनफैक्ट किया भी था 1 प्लस एक्स वाला, उसमें हमने डिमोन्स्ट्रेट किया था कि जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वही नॉर्मल कोफिशिएंट भी होगा। अदरवाइज इन जनरल अगर मैक्सिमम नॉर्मल कोफिशिएंट पूछ रहा है तो हमने उसको ऑलरेडी 2 क्वेश्चन किया है, x बराबर 1 रख के। चलिए, नाउ टुडेज लास्ट क्वेश्चन, ये आया था 29/1/25, मेरे हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द number of integral term in cubic root of 7 plus 12th root of 11 to the power n is 183. Option A 2148, option B 2184, option C 2196 and option D 2172. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये। एक होता है कि आपसे एक्सप्रेशन में पूछता है कि कितने रैशनल टर्म हैं, कितने इर्रेशनल टर्म हैं, एक तो ये हमने क्वेश्चन किया है ऑलरेडी। इसमें अगेन उल्टा है, इसमें आपको ये बता दिया है कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म 183 है। अब पूछ रहा है कि n का क्या पॉसिबल मिनिमम वैल्यू हो सकता है। तो पहले तो सेम हम लोग लिखेंगे, तो हमारे केस में NCR x मतलब पहला टर्म, तो 7 टू द पावर 1/3 n माइनस r, एंड y है 11 टू द पावर 1/12 एंड टू द पावर r। अब अगर इसको इंटीग्रल होना है तो इसका मतलब मैं फिर से एक स्टेप लिख देता हूं, 7 टू द पावर n माइनस r/3 11 टू द पावर r/12। इसका मतलब इसको भी होना होगा, इस r को भी 12 का मल्टीपल होना होगा, तभी ये 12 का मल्टीपल होकर एक नंबर आएगा, एंड सो दैट वी कैन से इट विल गिव यू इंटीग्रल वैल्यू। इस केस में भी वही चीज होगा कि जो n माइनस r है वो 3 का मल्टीपल होगा। तो देखिए, पहले इसी पे हम काम करेंगे, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल है, n भी और r भी। तो इससे अगर आप देखिए तो r कितना होगा, 12 का मल्टीपल मीन्स 0, 12, 24, 36। अब कहां तक जाएगा दैट वी विल सी, यहां पे हमको n नहीं पता। इससे देखिए तो n माइनस r जो होगा वो 3 का मल्टीपल होगा, मीन्स 0, 3, 6, 9, 12। अब यहीं पे अब फोकस कीजिए, ये बोल रहा है कि टोटल इंटीग्रल टर्म 183 है। इससे हमको मिल जाएगा कि r 0 है मतलब एक इंटीग्रल टर्म, 12 तक गया तो 2 इंटीग्रल टर्म, 24 तक गया तो 3 इंटीग्रल टर्म। तो इस सीक्वेंस का 183rd टर्म क्या होगा, चूंकि हमको ये पता है कि टोटल देयर आर 183 टर्म। तो ये जो सीक्वेंस है 0, 12, 24, 36, इसका 183rd टर्म
क्या होगा। ठीक है, ये एक एपी है, ठीक है, 12 12 बढ़ रहा है ना, 12 12 एपी है। तो एपी का nth टर्म क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए इज फर्स्ट टर्म तो 0, 180 थर्ड है तो n माइनस 1 इज 182, और डी है डिफरेंस, तो 24 में 12 गया 12, तो 182 इंटू 12 कितना हो गया, 2 दूना 4, 8 दूना 16 का 6, हाथ में 1 3, ये 182, तो 2184 मतलब जो लास्ट टर्म होगा इसका वो 2184 होगा। लास्ट टर्म जो होगा 2184 होगा आर का। और आर पे क्या रिस्ट्रिक्शन होता है, आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है, आर मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, एन तक। आर जो है वो मैक्सिमम एन तक जा सकता है। तो यू कैन से लाइक दिस, आर का जो इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एन, तो एन का जो मिनिमम वैल्यू है, एन का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, जो हमारा आर का मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। ठीक है, क्योंकि 183 टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब है कि आर कैन गो टिल 2184 और एन हमेशा उससे बड़ा या बराबर होगा। तो एन का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा 2184, इससे कम एन नहीं हो सकता है। अगर एन 2183 हो जाता तब कभी भी आर 2184 नहीं हो पाता। आंसर विल बी 2184। ठीक है, तो आप बहुत क्वेश्चन में देखे हैं, जैसे अभी हमने इनइक्वालिटी वाला एक किया कि वो रिवर्स कर देता है। नॉर्मल हमने क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म बताइए, समटाइम वो इंटीग्रल टर्म आपको दे दिया एक 183, अब बोला एन का वैल्यू बताइए। उसी तरह न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट में ये बता दिया उसने कि फोर्थ टर्म न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, अब एक्स का वैल्यू बताइए। तो आपका वो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप वो कर पाइएगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में वी विल स्टडी रिमाइंडर डिविजिबिलिटी यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम। जैसे आपसे अगर कोई पूछता है 63 को आप 10 से डिवाइड कीजिए, तो 10 इंटू 6 60 और ये 3, इसको बोलते हैं डिवाइजर, इसको बोलते हैं डिवाइजर, जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं। ये होता है रिमाइंडर, ये होता है रिमाइंडर, और इसको बोलते हैं शायद कोसेंट। ठीक है, तो 63 को कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 6 दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस प्लस 3। तो फोकस इस पे होगा हमारा। तो अगर मैं जैसे पूछा 63 को 10 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना होगा 3, ये तो आप देख के बता दिए। बट बाइनोमियल थ्योरम को यूज करके कैसे हम लोग रिमाइंडर या बाकी चीज बता पाएंगे, दैट वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही, अच्छे से उसको पढ़िए, डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस। तो कल तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।